जेएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है हमारी राजस्थान जी के सीरीज का तीसरा दिन और आज हम मानो टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति को देखने जिसने इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आहार संस्कृति की। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इंसान सिर्फ पत्थर के औजारों पर निर्भर था और फिर अचानक उसे एक बिल्कुल नई चीज मिलती है, धातु। तो क्या होता है जब पत्थर और धातु की पहली बार मुलाकात होती है? ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों, जो हमें सीधे सीधे ह्यूमन हिस्ट्री के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर ले जाता है। और इसी मिलाप से जन्म हुआ एक बड़े ही अनोखे दौर का, एक ट्रांजिशन पीरियड का, जिसे हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल या चाल्कोलिथिक एज, मतलब कॉपर स्टोन एज। ये वो जमाना था जब इंसान पत्थर के औजार तो चला ही रहा था, वो तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ उसने तांबे को पिघलाकर औजार बनाना भी सीख लिया था। अब सोचिए ये कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप रहा होगा। तो राजस्थान में ये दौर कब से कब तक चला? ये देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 3000 बीसीई में और ये चला करीब करीब 1500 बीसीई तक, यानी पूरे 1500 साल। काफी लंबा समय है ये। इसी दौरान छोटी छोटी बस्तियां बसी, वो बड़ी हुईं और फिर एक दिन खत्म भी हो गईं। और इसी दौर ने आगे आने वाली बड़ी बड़ी सभ्यताओं के लिए एक तरह से नींव का पत्थर रखा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई राजस्थान ही क्यों? ये इस नए युग का हॉटस्पॉट कैसे बन गया? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड ज्योग्राफिकल वजहें थीं। एक तो यहाँ खेतरी जैसे इलाकों में तांबे का भंडार था, मतलब कॉपर ही कॉपर। दूसरा, नदियों के किनारे की जमीन बड़ी उपजाऊ थी। तो बस इन दोनों चीजों ने मिलकर एक परफेक्ट माहौल बना दिया, जहां लोग घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बस सकें, सेटल हो। और इसी इनोवेशन वाले माहौल से जन्म हुआ राजस्थान की सबसे पहली और सबसे जरूरी ताम्र पाषाण संस्कृति का नाम है आहड़ सभ्यता। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि आहड़ सभ्यता के कई नाम हैं। क्योंकि ये बनास नदी के किनारे पनपी, तो इसे बनास कल्चर भी कह देते हैं। और इसकी टेक्नोलॉजी यानी तांबे के इस्तेमाल की वजह से इसे ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नाम भले ही अलग हों, बात एक ही एडवांस कल्चर की हो रही है। तो ये जो खोई हुई दुनिया थी, इसे हम तक पहुंचाया किसने? इसका क्रेडिट जाता है कुछ कमाल के आर्कियोलॉजिस्ट्स को। इसकी खोज तो की थी बीबी लाल ने, लेकिन जो बड़े लेवल पर खुदाई का काम हुआ ना, वो हुआ एचटी सांकलिया की लीडरशिप में। और उन्हीं की वजह से आज हम इसके बारे में इतना कुछ जानते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन लोगों की, मतलब आहड़ के लोगों की रोज की जिंदगी आखिर थी कैसी। कैसे घरों में रहते थे, क्या खाते पीते थे और उनके विश्वास, उनकी मान्यताएं क्या थी। आइए जरा करीब से झांकते हैं उनकी दुनिया में। देखिए, उनके घर देखकर ही पता चल जाता है कि ये लोग अब खाना बदोश नहीं थे, ये एक जगह टिक कर रह रहे थे। घर बनाने के लिए ये मिट्टी की ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। घर गोल भी होते थे और चौकोर भी। और तो और फर्श पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था। ये सब चीजें साफ साफ दिखाती हैं कि ये एक सेटल्ड, ऑर्गेनाइज्ड गांव वाली जिंदगी जी रहे थे। अब बात करते हैं पेट पूजा की। तो इनकी इकोनॉमी मिक्स्ड थी, मतलब ये खेती भी करते थे और जानवर भी पालते थे। खेतों में गेहूं और जौ उगाते थे और साथ में गाय बैल भेड़ बकरियां ये सब पालते थे। इससे क्या हुआ, इनके पास खाने पीने का एक पक्का इंतजाम हो गया। अब आते हैं इनके विश्वास पर। एक दिलचस्प बात यह है कि हमें इनके कोई मंदिर वगैरह तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनके विश्वासों की झलक मिलती है उनके दफनाने के तरीके से। वो मरे हुए लोगों को उनके मिट्टी के बर्तनों और रोजमर्रा के सामान के साथ दफनाते थे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो शायद आफ्टर लाइफ में, यानी मौत के बाद की जिंदगी में यकीन रखते थे। इसके अलावा मातृदेवी की पूजा और पूजा पाठ में जानवरों के सिंबल्स का इस्तेमाल भी होता था। लेकिन आप बात करते हैं उस चीज की जो आहड़ संस्कृति को सबसे खास बनाती है। वो दो स्किल्स जिनमें उन्हें महारत हासिल थी। पहला मिट्टी के बर्तन बनाना और दूसरा तांबे का काम। तो पहले बात करते हैं इनकी पॉटरी की। इनके बनाए मिट्टी के बर्तन इनकी सबसे बड़ी पहचान है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए तो ये एक तरह का सिग्नेचर है। अब इन बर्तनों में ऐसा क्या खास था? इनकी एक अपनी स्टाइल थी। ये बाहर से होते थे काले और अंदर से लाल, इसीलिए इन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पर ज्योमेट्रिक डिजाइन्स भी बने होते थे, जैसे सूरज, ट्रायंगल, लाइनें। इन्हें देखकर कोई भी पहचान सकता है कि ये आहड़ कल्चर के हैं।
और अब आते हैं उनकी दूसरी और सबसे बड़ी मास्टरी पर, मेटलर्जी यानी धातु का काम। और इस काम का जो सेंटर था, जो इंजन था, वो था गणेश्वर। गणेश्वर उस जमाने का एक तरह से इंडस्ट्रियल हब था। अब ये प्रोसेस देखिए, ये लोग सिर्फ तांबा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये पूरी सप्लाई चेन चला रहे थे। पहला स्टेप, खदान से कच्चा तांबा निकालना। दूसरा स्टेप, उसे पिघलाकर कुल्हाड़ी, भाले जैसे औजार बनाना। और तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार माल हड़प्पा जैसी दूसरी बड़ी सभ्यताओं को सप्लाई भी करते थे। तो मतलब साफ है, गणेश्वर सिर्फ एक माइनिंग साइट नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी फैक्ट्री थी, एक इंडस्ट्रियल सेंटर। कच्चा माल भी यहीं और तैयार माल भी यहीं। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो फिर इतनी एडवांस सभ्यता का आखिर हुआ क्या, और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गए? देखिए, इनके खत्म होने की कोई एक पक्की वजह तो नहीं पता चली है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे कि मौसम में बड़ा बदलाव आ गया हो, या जिन नदियों के किनारे ये बसे थे उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर रिसोर्सेज की कमी हो गई हो। शायद इन सब चीज़ों ने मिलकर इस कल्चर का अंत कर दिया। लेकिन वो भले ही चले गए, उनका असर हमेशा के लिए रह गया। आहड़ संस्कृति से पहले क्या था? लोग घूमते रहते थे। आहड़ संस्कृति के दौरान क्या हुआ? लोग एक जगह बस गए, गांव बनाए, खेती की, तांबे के औजार बनाए। उन्होंने इस पूरे इलाके को सेटल्ड लाइफ जीना सिखाया, और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। और हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रही एक क्विक समरी। ये कुछ ऐसे की फैक्ट्स हैं जो आहड़ सभ्यता के बारे में बिल्कुल पता होने चाहिए। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है कि आहड़ की बस्तियां तो खत्म हो गईं, ठीक है, लेकिन उनकी जो एडवांस मेटल टेक्नोलॉजी थी, वो जो ज्ञान था, उसका क्या हुआ? क्या वो भी खत्म हो गया? शायद नहीं। कहते हैं ना, इनोवेशन कभी मरता नहीं, वो बस एक से दूसरे तक पहुंच जाता है अपना रूप बदलकर। और इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे अगले सेशन में, जब हम राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता को एक्सप्लोर करेंगे। तो आहड़ संस्कृति पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी राजस्थान जीके सीरीज के और भी वीडियो देखने के लिए GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।